हमारे साथ आर.के. सिंह हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं एनएफबी के। और आज पटना हाई कोर्ट में 31 मई 2021 को जो सुनवाई हुई उस संबंध में हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। आज जो सुनवाई हुई उस पर आप बताएं हमें क्या क्या हुआ आज पटना हाई कोर्ट में। देखिए, आज जैसा कि आप सभी को पता होगा मीडिया के माध्यम से कि आज हमारे पीआईएल पे सुनवाई थी जी। और मैं यदि सही कहूं तो उम्मीद जो थी, क्योंकि हम लोग बार बार कह रहे हैं जी कि सरकार की मंशा बहुत क्लियर है नहीं जी और सरकार हमारे अधिकारों को देना नहीं चाहती है। जी दरअसल विवाद इसमें यही था कि रिजर्वेशन को लेकर के सरकार जो है वो जाति के आधार पर सीटों को निकाल करके हमें आरक्षण दे रही थी। जी हमारा कहना है कि हमारा रिजर्वेशन ओरिएंटल है न कि वर्टिकल। जी ओरिएंटल रिजर्वेशन के अंदर आप जानते हैं कि पहले हमारी 4% सीटें रिजर्व कर दी जाती है, जी उसके बाद उन सीटों को वर्टिकल रिजर्वेशन में यानी जातिगत आधारित रिजर्वेशन देना है। जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय रुंगटा साहब ने जोरदार बहस किया और जब ये बात हुई कि भाई आप जाति के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप जो है जातिगत आधारित डिसेबल लोगों को आप दे रहे हैं, तो एजी साहब का कहना था कि हमने इस एफिडेविट को अभी देखा ही नहीं है। जी तो कोर्ट ने उनको 3 तारीख का समय दिया है कि 3 तारीख को संभवतः जो हमें सूत्रों से पता चला है कि पूरे दिन सुनवाई करने के मूड में है कोर्ट। और कोर्ट ने क्लियरली कहा है केजी साहब को कि आप इसको पूरा पॉइंट आउट करके करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आनंद फानन में जब सरकार की इतनी ही मंशा साफ थी, आप इतने ही संजीदा हैं इस बहाली के अंदर, आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से ये केस चल रहा है। तो आनंद फानन में आपने देखा, मीडिया के हवाले से भी आपको ये पता चला होगा कि शिक्षा विभाग की आनंद फानन में बैठकें हुई शनिवार को, फिर सारे लिस्ट वो किए गए, फिर संडे को भी बैठक हुई। तो ये तमाम बातें ये साबित करती है कि कहीं ना कहीं सरकार की क्या मंशा है। अब इस पर टिप्पणी करना तो शायद सही नहीं होगा, लेकिन आप जो आम अभ्यर्थी हैं, जो आम जनता है, इन जो स्थितियां हैं इससे स्पष्ट समझ सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँ सर। ऐसे में अभी जो बात चल रहा है कि एनएफबी द्वारा काउंटर नहीं दिया गया, ऐसा मतलब अभ्यर्थियों के बीच में ये सर्कुलेट हो रहा है और जिस कारण से सुनवाई टली है। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपके तरफ से कोई दस्तावेज ऐसा कोई कम था जिस कारण से सुनवाई टली? देखिए, ये सब कुछ लोगों के द्वारा केवल भ्रम फैलाने का प्रयास है हमारे एंड से, प्रारंभ से ही। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, हमारी डिमांड थी कुछ नहीं। हमारी डिमांड यही है कि हमारा 4% आरक्षण को क्लियर करते हुए आप जो है इस बहाली को कराएं। ये आप सभी जानते हैं, यदि हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे तो फिर ये स्टे तो हट जाना चाहिए था। तो ये सब केवल कुछ लोगों को भ्रम फैलाने का प्रयास है। अदरवाइज हमारे तरफ से हमें तो कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत ही नहीं करने थे। हमने तो एफिडेविट पहले ही फाइल किया हुआ है और उस एफिडेविट के आधार पर गवर्नमेंट को जो भी रोस्टर पॉइंट्स वगैरह देने थे वो उनको देने थे। तो उस एफिडेविट के आधार पर जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ के अधिकारियों के द्वारा जो चीजें दी गई वो क्लेरिफाई नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें हमने ये कहा था कि भाई हमारा जो ओरिएंटल रिजर्वेशन है वो जाति के पर आधारित नहीं हो सकता, परंतु इनका जो रोस्टर पॉइंट कहता है वो जातिगत आधारित रिजर्वेशन हमें मतलब दे रहे थे। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के वजह से ये केस चला है और इसमें हमारी तरफ से तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो केवल भ्रम फैलाने का प्रयास। सर, ऐसे में अभी एक अखबार के कटिंग को हमने देखा जिसमें ये कहा गया कि जो दृष्टिबाधित दिव्यांग है उनको ज्यादा आरक्षण दिया गया मुजफ्फरपुर में। ऐसी खबर हमने कल देखी। ये क्या है सर? क्योंकि अभ्यर्थी के बीच में ये भी संशय है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है पर दिव्यांग अभ्यर्थी समझ नहीं रहे। देखिए, इसको आप 2 तरीके से समझिए। पहली बात तो ये है कि यदि हमें आरक्षण दिया जा रहा था तो फिर ये स्टे की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो आप जानते हैं ना कि जब केस फाइल हुआ तब तक फॉर्म भरे जा चुके थे, काफी हद तक ये चीजें क्लियर थी। तो पहली बात तो इसको यूं समझिए कि यदि आपने रिजर्वेशन दिया ही हुआ था तो कोर्ट को स्टे लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पहली बात तो यही क्लियर हो जाती है कि ये जो भी कहा जा रहा है ये गलत है।
दूसरे एंगल से यदि हम इसको समझें तो उसमें यह है कि ठीक है, आपने सीटें तो लिख दी कि इतना सीटें हमने दिया, सीटें कहाँ है जी, कौन से रोस्टर पॉइंट पे है जी, कौन से कैटेगरी में आपने दिया। भाई आप जो है सीटें दिखा केवल लिख देने से आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, हम भी कुछ भी लिख सकते हैं जी, उसको क्लेरिफाई आपने क्यों नहीं किया कोर्ट में? जी, हमने जो एफिडेविट दिया था कि साहब हमारा जो ओरिएंटल रिजर्वेशन आप दिखाइए जी, कहाँ कहाँ दे रहे हैं। जी, आप लिख दे रहे हैं कि हम जीएसटी ब्लाइंड को यहाँ दे रहे हैं, एसटी ब्लाइंड को यहाँ दे रहे हैं और महिला ब्लाइंड को यहाँ दे रहे हैं, जी, जो कि सीधा सीधा डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का उल्लंघन है। जी। सर तो सवाल ये सब पेच है जी। सवाल ये भी बनता है सर कि जैसा कि अगर 4% आरक्षण का केस आप जीत जाते हैं सर, ये बहाली की सबसे छोटी इकाई पंचायत है, हर पंचायत में 1-2 सीट है, 1-2 सीट है। ऐसे में आपके अखबार के माध्यम से ये भी कहा गया कि 13 से जहां कम सीट होगा वहां आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात सर, दूसरी बड़ी बात कि वहां पर अगर 2 सीट है और 4% आरक्षण में अगर वो सीट आपको दे दिया जाए तो फिर तो वहां सीट शून्य हो जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया उनका क्या होगा? देखिए, यही बात तो हम कह रहे हैं। हमारा जो रिजर्वेशन एक्ट, डिसेबिलिटी एक्ट 2016 कहता है जी कि हमें कार्डर बेस्ड रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही बताया था जी, हमें इससे मतलब नहीं है कि 2 सीट है और 4 सीट है जी। हमारा क्या है कि कार्डर बेस्ड, क्योंकि ये वैकेंसी भी जिला कैडर के बेस पे ही होती है जी, राज्य कैडर हो या जिला कैडर। यदि किसी जिले में 3000 वैकेंसी निकल रही है जी, तो उसमें हमारी 120 सीटें बनती है जी। अब 120 सीटें आप कहाँ देंगे ये आपको तय करना है जी। इससे हमारे रिजर्वेशन को कोई मतलब नहीं है कि ये मैं आप सही कह रहे हैं, ये लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। लेकिन मैं आपको लीगल टर्म्स अब जो चीजें हैं वो बता रहा हूँ कि हमारा कार्डर बेस्ड रिजर्वेशन है जी, उससे कोई मतलब नहीं है कि किस पंचायत में कितनी सीटें हैं और किस प्रखंड में कितनी सीटें हैं, उससे हमारा रिजर्वेशन को इफेक्ट पड़ेगा। हमें कैडर से 4% रिजर्वेशन निकाल करके और उसको नोटिफाइड कर देना है कि आप हमें कहाँ कहाँ ये सीटें दे रहे हैं, सीधा सा मतलब। मेरा कहना है कि जैसा आपका केस है, अगर आप केस जीतते हैं 4% आरक्षण अगर मिलता है तो रोस्टर में क्या बड़े बदलाव होंगे या रोस्टर पूरी तरह बदलेगा? देखिए, रोस्टर को तो चेंज करना पड़ेगा जी, जो रोस्टर है जी, इस रोस्टर के हिसाब से सीटें तय करना किसी के लिए भी आसान नहीं है, ना डिपार्टमेंट के लिए ना हमारे लिए। आप इसको यूँ समझिए ना कि 4% रिजर्वेशन तो आपने दिया, लेकिन दिव्यांग को पता ही नहीं है कि कहाँ उसकी सीट है, वो कहाँ अप्लाई करे जी, कितना रोस्टर खोजे जी। दूसरी बड़ी बात सर, अगर ये रोस्टर में बदलाव होता है और आप अभ्यर्थियों को दोबारा समय मिलता है आवेदन करने का, तो आप किस माध्यम से आवेदन करने की मांग किए हैं अभी तक? देखिए, हम तो हालांकि ये बात अभी उठी नहीं है, क्योंकि जब पहले तो सहमति बनने की आप समय दे रहे हैं। वैसे हमारा प्रयास ये है कि यदि इस पर सहमति बनती है तो हम तो यही चाहेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई हो, वो सबके लिए सही होगा। और उसमें जो है जो कुछ आमतौर पे जो ऑफलाइन की परेशानियां होती है उससे आदमी बच जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि किसी को ऑनलाइन अप्लाई में जब बहुत ज्यादा समस्या होगी। सर एक और सवाल है, स्टेट 2019 की परीक्षा हुई है 37,500 सीटों के लिए। अभ्यर्थी संशय में है, क्या 37,500 सीटों की परीक्षा के रिजल्ट पर भी क्या ये आरक्षण के केस से फर्क पड़ेगा अगर आप लोग जीतते हैं तो उन सीटों में भी? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो भी बहाली है वो उसकी अपनी अलग प्रक्रिया है और जो केस का हमारे केस से इसका बहाली का मुझे नहीं लगता कि कोई संबंध है, क्योंकि हमारा केस जो है केवल इसी मामले पर लेकर के अटका हुआ है कि हमारा रिजर्वेशन का जो फार्मूला है वो अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी बहाली से या किसी उससे हमारे केस का कोई संबंध है। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया और बड़े पहलुओं पर आपने चर्चा की। आखिरी सवाल सर हमारा ये होगा कि जो अब 3 जून की सुनवाई है, आपके तरफ से आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, पर सर ये लगातार जो विलंब हो रहा है, कोरोना प्रकोप काल में कई अभ्यर्थियों के माँ बाप नहीं रहे, कई अभ्यर्थी नहीं रहे, सर ये बहुत विकट समस्या है। इसमें जल्द से जल्द सुनवाई होकर के ये केस खत्म करने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? सर ये अंतिम सवाल है। देखिए,
हमने हमेशा ही हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय रुंगटा साहब के नेतृत्व में जो एक केस चल रहा है, और आपने देखा होगा कि रुंगटा साहब आज उनका सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर था जी, इसके बावजूद भी वो यहाँ आए जी। हमारा शुरू से ही मानना रहा है कि ये केस जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई इस केस की वजह से परेशान है, चाहे वो दिव्यांग साथी हो, चाहे सामान्य साथी है और कोई भी साथी है, क्योंकि सब पर इसका असर कहीं ना कहीं पड़ा है। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो भी, देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती या नहीं देगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो तकनीकी समस्या है इसको दूर करके और इस केस को समाप्त कराने में सहयोग करना चाहिए। और आप इसी बात से, मैंने एक पॉइंट जो पहले ही उठाया था कि जो यदि आप संजीदा हैं तो आप पूरी तैयारी करते, आपको आनंद फानंद में बैठक बुलाने की क्या आवश्यकता थी शनिवार जी। तो इसमें सरकार के लोगों को थोड़ी पहल करके और इस केस को खत्म करवाने का प्रयास करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द बहाली हो सके। देखिए हमारे तरफ से कहीं कोई समस्या नहीं जी, हमारा बस यही कहना है कि अलग से क्यों बहुत सारे क्वेश्चन पूछाए गए कि साहब इनका सीट रिजर्व कर देते हैं बहाली को, भाई ऐसे कैसे होगा यार जी। आप जो है बस सीधा साधा बात है कि आप ओरिएंटल रिजर्वेशन 4% दे करके और लोगों को अप्लाई करवा दीजिए एक बार जी। अरे 2 साल से जब नहीं हो तो एक बार आप आदेश पारित हो जाएगा तो बहाली तो होगी ही ना। 15-20 दिनों में तो तूफान तो आ नहीं रहा है जी। तो बस यही हमारे तरफ से कहना है कि आप घबराएं नहीं, हमारे तरफ से कोई समस्या नहीं है इस केस को लेकर। हम तो चाहते हैं कि आज ही खत्म, हम तो ये उम्मीद लगा रहे थे कि आज ही खत्म हो जाएगा, सरकार हमारी बात मान लेगी जी, लेकिन ये नहीं हो सका। तो इसलिए हम खुद इसमें बहुत ही जिम्मेवारी से और बहुत ही सिस्टम के साथ लगे हुए कि ये केस के जल्द से जल्द खत्म। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया। आशा अभ्यर्थी भी इन बातों से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद जी।